CBSE मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग इंट्रोडक्शन पार्ट 2। देखिए, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में कुछ पढ़ाया था, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। इम्प्लीकेशन में कौन कौन से फ्रेजेज आते हैं? इफ़ देन, ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ मीन्स जब हम सेंटेंस या स्टेटमेंट तैयार करते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसमें इनका यूज होता है। तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है उसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इफ़ देन, लेट आर बी एस स्टेटमेंट। इफ़ यू आर born in some country, then you are a citizen of that country. देखिए, if you are born, if then का मैं यूज बता रहा हूँ। if you are born in some country, then you are a citizen of that country. अब इसी को स्प्लिट करके P, that is you are born in some country, Q, you are a citizen of that country. अब P, if P then Q. अब इसका ट्रूथ टेबल देखिए, P और Q, अगर P पार्ट ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा। P पार्ट जो है, कंपोनेंट जो है वो फॉल्स है तो Q भी फॉल्स होगा। सो P इज नेसेसरी फॉर Q। Q के लिए P नेसेसरी है। देखिए, इफ़ यू आर born इन सम कंट्री मीन्स ये पार्ट फर्स्ट है, देन यू आर अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो P इज नेसेसरी फॉर Q और मीन्स कंप्लीट सेंटेंस स्टेटमेंट जो है, इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल, इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9, देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कोई नंबर अगर है मल्टीपल 9 का है, जैसे मान लीजिए 27, 9 3 जा 27 होता है, तो 27 9 का मल्टीपल है और 3 के भी मल्टीपल 27 है। सो इफ ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 9, देन इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब देखिए, इसको भी स्प्लिट कर दिया मैंने। अ नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 9, क्यू क्या हो जाएगा? अ नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दिया? 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और अगर 9 का मल्टीपल है तो 3 का भी मल्टीपल होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है, ओनली इफ और इफ एंड ओनली इफ। इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए। देन इफ P देन Q इज द सेम एज द फॉलोइंग। फर्स्ट है P इम्प्लाइज Q इज डिनोटेड बाई P, एरो मार्क करके Q लिख दिया है मैंने। P इम्प्लाइज Q, द सिंबल दिस स्टैंड फॉर इम्प्लाइज। ये जो सिंबल है वो इम्प्लाइज के लिए इस्तेमाल होता है। दिस सेज दैट द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9 इम्प्लाइज दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सेकेंड पार्ट, सेकेंड सेंटेंस देखिए, P इज ए सफिशिएंट कंडीशन। P जो है सफिशिएंट कंडीशन है फॉर Q। दिस सेज दैट knowing that a number as a multiple of 9 is sufficient to conclude that it is a multiple of 3। कहने का P जो है सफिशिएंट है, अपने अंदर पूर्ण रूप से है, जो कि Q के लिए ग्राउंड बनाता है। जैसे मान लीजिए 9 का जो मल्टीपल है वो 3 का भी मल्टीपल होगा। थर्ड पार्ट देखिए, P ओनली इफ Q। P तभी है जब इफ Q। दिस सेज दैट, इसका मतलब क्या है? दैट अ नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 9 ओनली इफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। देखिए, कोई भी नंबर जो है 9 का मल्टीपल होगा, ये ओनली इफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये तभी होगा जब वो 3 का भी मल्टीपल होगा। अब फोर्थ पॉइंट देखिए,
Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। यहाँ पर क्या है, Q जो है नेसेसरी कंडीशन फॉर P है। दिस सेज दैट व्हेन अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9 इट इज नेसेसरली अ मल्टीपल ऑफ 3। अब फिफ्थ पार्ट में नेगेशन के बारे में देखिए। नेगेशन ऑफ Q implies negation of P. This says that if a number is not a multiple of 3, then it is not a multiple of 9. अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है इज टू बी क्लैरिफाइड, कंट्रापॉजिटिव एंड कन्वर्स। हम कंट्रापॉजिटिव और कन्वर्स का इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे। एग्जाम्पल ग्रेट किया, इफ द फिजिकल इन्वायरमेंट चेंजेज देन द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंजेज। ये आपका एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इफ अ फिजिकल इन्वायरमेंट चेंजेज देन द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंजेज। अब इसका कंट्रापॉजिटिव क्या होगा, जस्ट इसी का उल्टा और नेगेटिव में जाइए। पहले हम क्या करेंगे, जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस था उसको पहले लिखेंगे और नेगेटिव में नेगेशन में लिखेंगे। देखिए, इफ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट डज नॉट चेंज, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट डज नॉट चेंज देन द फिजिकल इन्वायरमेंट डज नॉट चेंज। पहले हमने क्या किया, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट डज नॉट, नेगेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट का नेगेशन पार्ट करते हैं। If the biological environment does not change, then the physical environment does not change. Note, both the statement convey the same meaning. ये दोनों सेंटेंस एक ही मीनिंग को संकेत करता है। नाउ देखिए स्टेटमेंट और कंट्रापॉजिटिव। If a number is divisible by 9, then it is divisible by 3. इसका कंट्रापॉजिटिव क्या होगा, इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। देखिए अब यहाँ पर है 3 लास्ट में, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अगर कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। इट इज नॉट डिविजिबल बाई 9। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। If you are not born, if you are not a citizen, देखिए सेकेंड पार्ट लिया पहले, if you are not a citizen of India, then you were not born in India। पहले सेकेंड का Q वाला पार्ट को पहले और नेगेशन में, नेगेशन ऑफ Q implies the negation of P। यहाँ पर ध्यान रखना, if a triangle is equilateral, it is isosceles। एक ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल है, इसका मतलब क्या है, वो आइसोसेलेस भी होगा। इफ अ ट्राइंगल इज नॉट आइसोसेलेस, अगर कोई ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस नहीं है, पहले तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पहले है कि आइसोसेलेस होना चाहिए, तभी जाकर के हम इक्विलेटरल के बारे में सोचेंगे। इफ अ ट्राइंगल इज नॉट आइसोसेलेस देन इट इज नॉट इक्विलेटरल। अब देखिए यहाँ पर, इफ P देन Q, इफ P देन Q, इफ नेगेशन ऑफ Q देन नेगेशन ऑफ P। अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स में क्या है, इफ P देन Q, इफ Q देन P, जस्ट उसका रिवर्स ऑर्डर में है, इसमें नेगेशन नहीं है। यहाँ पर कंट्रापॉजिटिव में नेगेशन है, कन्वर्स में नेगेशन नहीं है। इफ P देन Q, इफ Q देन P। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 10, इट इज डिविजिबल बाई 5। कोई नंबर जो है 10 से डिवाइड होता है तो 5 से भी डिवाइड होगा। अगर हम इसका रिवर्स लिखते हैं, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 देन इट इज डिविजिबल बाई 10, जबकि ये फुलफिल नहीं करता, कन्वर्स है, उल्टा लिख दिया गया है, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इफ अ नंबर इज इवन
then n square. If a number n is even, then n square is even. If a number n square is even, then n is even. Next देखते हैं. If you do all exercises in the book, you get an A grade in the class. If you get an A grade in the class, then you have done all the exercises of the book. Just converse है उसका. सॉरी. अभी देखिए वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट. वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट क्या है? वैलिडेटिंग द स्टेटमेंट. व्हेन अ स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमारे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन अराइज होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट? मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा? व्हाई द स्टेटमेंट इज ट्रू. थर्ड क्वेश्चन क्या अराइज होगा? व्हेन द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड व्हेन नॉट ट्रू. दीज आर द थ्री क्वेश्चंस. इन ऑर्डर टू इंक्वायर अबाउट द वैलिडिटी, वैलिडिटी को इंक्वायर करने के लिए या जस्टिफाई करने के लिए हमारे दिमाग में तीन क्वेश्चन अराइज होते हैं. मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, व्हाई द स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंडली व्हेन द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड व्हेन नॉट ट्रू. आंसर दिस क्वेश्चंस डिपेंड अपॉन which of the special words and phrases has been used. For example, and are, and which of the implication. Implication में हमने बताया था पहले फर्स्ट पार्ट में, if and only if then, and which of the quantifiers for every there exist. क्वांटिफायर में दो है, for every and there exists appear in the given statement. अब इसके लिए टेक्निक क्या है, कैसे हम इंक्वायर करते हैं? टेक्निक टू फाइंड द स्टेटमेंट इज वैलिड. कोई स्टेटमेंट जो है वैलिड कैसे है, हम कैसे जांच करेंगे, उसके लिए क्या क्या रूल है? रूल नंबर 1, इफ P and Q आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, then in order to show that the statement P and Q is true, the following steps are followed. हम निम्न स्टेप्स को फॉलो करेंगे. पहला, show that the statement P is true. पहले हम P को ट्रू करेंगे. सेकेंड स्टेप में show that the statement Q is true. पहले P को ट्रू किया, फिर साबित किया Q को कि ये भी ट्रू है. दिस इज द फर्स्ट रूल. नाउ सेकेंड रूल इज स्टेटमेंट विथ और. यहाँ पर तो हमने स्टेटमेंट विथ एंड लगा कर देखा. यहाँ पर स्टेटमेंट और के साथ है. इफ P and Q are the mathematical statements, then in order to show that the statement P or Q is true, one must consider the following. केस नंबर 1 क्या लेंगे? By assuming that P is false. पहले फर्स्ट पार्ट को हम फॉल्स ले लिया. So that, शो करना है हमारे को Q मस्ट बी ट्रू. अगर पहला फॉल्स है तो Q पार्ट जो है वो ट्रू होना चाहिए. सेकेंड केस में क्या है? बाई एज्यूमिंग दैट Q इज फॉल्स, मैंने सेकेंड पार्ट फॉल्स है, सो दैट P मस्ट बी ट्रू. तब P ट्रू होना चाहिए, क्योंकि हमारे को जो स्टेटमेंट दिया हुआ आर के साथ दिया है, और स्टेटमेंट को ट्रू साबित करने के लिए, वैलिडिटी जांच करने के लिए हमें ट्रू साबित करना है. अगर P पार्ट फॉल्स है तो Q ट्रू होना चाहिए, और Q फॉल्स है तो P ट्रू होना चाहिए. नाउ प्रोसीड टू द रूल 3. स्टेटमेंट विथ इफ देन. और कोई स्टेटमेंट है उसमें हमने इफ देन का इस्तेमाल किया है, और उसकी वैलिडिटी जांच करने के लिए, वैलिडिटी मीन्स वैधता जांच करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रूव द स्टेटमेंट इफ P then Q, we need to show that any one of the following case is true. Case number 1, by assuming P is true, prove that Q must be true.
डायरेक्ट मेथड से। सेकेंड पार्ट जो है, बाई एज्यूमिंग दैट क्यू इज फॉल्स प्रूव दैट पी मस्ट बी ट्रू। Sorry, by assuming that Q is false, prove that P must be false. Contrapositive मेथड से देखिए, by assuming that Q is false, Q is false सेकेंड पार्ट है, Q तो सेकेंड पार्ट है, prove that P must be false. Contrapositive मेथड जो है। Now rule number 4, statement with if and only if। इसको IFF से भी इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। IFF का मतलब ही होता है इफ एंड ओनली इफ। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट P if and only if Q, we need to show first part, if P is true then Q is true, and if Q is true then P is true। अब कंट्राडिक्शन मेथड क्या है? हमने 10th क्लास में रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर, उस वहाँ पर हमने कंट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल किया है। अगर आपको याद होगा तो उसको थोड़ा सा रिवाइव कीजिए। बाय कंट्राडिक्शन देखिए, हियर वी चेक वेदर द स्टेटमेंट P इज ट्रू, वी एज्यूम दैट P इज नॉट ट्रू। वहाँ पर हम क्या करते हैं, रूट 2 को कहते हैं कि चलो ये रेशनल नंबर है, इरेशनल है, लेकिन हम क्या मानकर चलते हैं, जस्ट उसका नेगेशन ले लेते हैं कि रूट 2 इज इरेशनल नंबर लेकर चलते, प्रोसीड करते हैं, और लास्टली हम लोग गलत नतीजे पर पहुँचते हैं। दैट इज negation P is true, then we arrive at some result which contradicts our assumption, therefore we conclude that P is true. This method is known as by contradiction. Now let us proceed some example also, and the table, you see द कंप्लीट वैलिडिटी प्रोसीजर, कंप्लीट वैलिडिटी प्रोसीजर्स को मैंने टेबल फॉर्म में दिया है। देखिए यहाँ पर रूल नंबर 1 2 3 4, स्टेटमेंट विथ, स्टेटमेंट यदि किसके साथ है, इफ P एंड Q, P और Q, इफ देन, इफ P देन Q, इफ एंड ओनली इफ का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए स्टेप्स एंड केसेस। एक्शन फॉर वैलिडेटिंग द स्टेटमेंट, वैलिडिटी करने के लिए, वैलिड साबित करने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप उठाते हैं। फर्स्ट केस में व्हेन P एंड Q है, स्टेप 1 में क्या करना है, सो दैट द स्टेटमेंट P इज ट्रू। पहला का काम होगा हमारे को स्टेटमेंट P को ट्रू साबित करना। दूसरा काम क्या होगा, सो दैट स्टेटमेंट Q इज ट्रू, यानी 1 by 1 पहले P को ट्रू की साबित कीजिए, दिखाइए, और दूसरे बाद में, उसके बाद में Q को नाउ द स्टेटमेंट विच इज हैविंग और यहाँ पर कनेक्टिव है P और Q। तो केस 1, बाई एज्यूमिंग दैट P इज फॉल्स सो दैट Q मस्ट बी ट्रू। हमारे को स्टेटमेंट को वैलिड प्रूव करने के लिए हमारे को कौन कौन सा स्टेप ध्यान देना होगा। P को फॉल्स ले लिया तो Q को ट्रू साबित कीजिए, क्योंकि R से कनेक्टेड है। केस नंबर 2 में क्या, बाई एज्यूमिंग दैट Q इज फॉल्स सो दैट P मस्ट बी ट्रू। इन सेकेंड पार्ट को, Q को पहले फॉल्स बता दीजिए और प्रोसीड कीजिए कि P मस्ट बी ट्रू। नाउ द थर्ड रूल, इफ देन, उसी रूल को मैंने टेबल फॉर्म में बनाया है। बाई एज्यूमिंग दैट P इज ट्रू प्रूव दैट Q मस्ट बी ट्रू, डायरेक्ट मेथड से। केस नंबर 2 में क्या है, बाई एज्यूमिंग दैट Q इज फॉल्स प्रूव दैट P मस्ट बी फॉल्स, कंट्रापॉजिटिव मेथड, इफ एंड ओनली इफ। फर्स्ट क्या है, इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू। These are the simple steps in order to
inquire about the validity of the given mathematical statement. Here we are dealing with only mathematical statement. Let us proceed some examples. Example criteria to check whether the following statement is true or not. If x and y belongs to z, means integer, are such that x and y are odd, then xy means product of xy is odd. Solution क्या गया? If p such that x and y belongs to z, such that x and y are odd. Q क्या है? x y is odd. To check the validity of the given statement, we apply the case 1 of the rule 3. That is, assume that if P is true, then Q is true. Here you see, the P is true implies that X and Y are odd integers. अगर ट्रू साबित करना है तो X और Y को क्या लेंगे हम? Odd integer. Then let X is equal to, say X is equal to 2m plus 1. For some integer m, कोई integer m है तो उसका twice of the m plus 1 करेंगे तो odd नंबर आएगा, क्योंकि 2m तो ऑलवेज इवन नंबर होगा, प्लस 1 कर दिया तो वो ऑड नंबर हो जाएगा. y is equal to 2n plus 1 for some z means integer n, और दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे x इंटू वाई दैट विल बी इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1. आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो रिजल्ट क्या आएगा? देखिए बाहर मैंने 2 बाहर रखा है, ब्रैकेट के अंदर है 2m इंटू एन प्लस m प्लस n, ब्रैकेट क्लोज. सो ये कंप्लीट जो ब्रैकेट है यहाँ पर, दैट स्टैंड फॉर एनी इंटीजर्स. अ प्लस 1 ट्वाइस ऑफ दैट इंटीजर प्लस 1 दैट विल बी ऑड. सो एक्स वाई ऑड नंबर हो जाएगा. दिस shows that xy is odd, therefore the given statement is true. अभी देखिए, let us apply the rule 3 case 2. रूल 3 केस 2. अब हम ऊपर में क्या किया थे? केस 1 लिए थे रूल 3 का ही. अब यहाँ पर क्या है? रूल 3 का केस 2 लेंगे. वी एज्यूम दैट द क्यू इज नॉट ट्रू. दिस implies that negation q. Therefore the negation of q, that is the product xy, is even. मीन्स उसका पहले 8 बताया था, हमने बोला नेगेशन ऑफ क्यू दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इवन. दिस इज पॉसिबल ओनली इफ either x or y is even. This shows that p is not true. Thus we have shown is that negation of q implies negation of p. Negation of q implies negation of p. ये कब होगा? जब रूल 3 के केस नंबर 2 पर जाएंगे तब. अब देखो, इन द above examples illustrates that to prove p implies q, it is enough to show the negation of q implies negation of p, which is a contrapositive of the statement p implies q. p implies q का contrapositive है. negation of q implies negation of p, same चीज. So in this way we have completed the introduction of chapter 14, that is mathematical reasoning. Let us start the exercise in the next video. That's all.